हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक तो अपन को पता है कि जो आपकी बार मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है, वो अपने आसपास में क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। एक और अपन को क्या पता है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि आपका जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, मतलब करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उस वो अपने आसपास क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अभी तक अपन ने दो सोर्स पढ़े कि एक तो परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो उसके अराउंड जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो भी अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब जब भी चार्ज का मोशन होता है वो अपने आसपास में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चाहे वो किसी कंडक्टर के अंदर जो हो चार्ज या फिर कोई इंडिविजुअल चार्ज हो, वो भी जब मोशन करेगा तो अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो तीन अपने सोर्स हो गए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है, बाय परमानेंट मैग्नेट, बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में वो अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और बाय ए मूविंग चार्ज, मतलब जब भी कोई चार्ज किस में होगा, मोशन में होगा, वो भी अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन ने ये तो देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनता कैसे है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है। किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है अदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अदर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, और करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स होते हैं आपके उन पे, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फिर से एक बार देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। तो एक तो जो आपकी बार मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। एक आपका जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में वो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और एक जब चार्ज मोशन में होता है वो भी अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, अदर जो दूसरे चार्ज पार्टिकल होते हैं उन पे फोर्स लगाता है, जो कि चार्ज पार्टिकल किस में होने चाहिए, गिवन कंडीशन चार्ज पार्टिकल किस में होने चाहिए, मोशन में, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल ही होने चाहिए ओनली, स्टैटिक वाले नहीं। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होंगे तभी वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और एक आपका मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लगता है, अदर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो उसको भी जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो अभी इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट वाला आपका टॉपिक की जो आपके चार्ज पार्टिकल किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, उनके ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट होता है। और यही अपना क्या है टॉपिक की, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बात है कि आपका जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मोशन में होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये सबसे पहले आपके एक डच के एक फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, लॉरेंट्ज नाम के आपके जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि आपका जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा उसके ऊपर क्या लगेगा, एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। फिर उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने एक मैग्नीट्यूड निकाला कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा ही किसी पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। सेकंड उन्होंने बोला कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज के। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज मोशन में होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। थर्ड उन्होंने बोला कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी मतलब वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी, चार्ज आपका मोशन में तो ऑब्वियसली बात है उसके पास कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है। पर कंप्लीट वेलोसिटी नहीं, तो कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे समझ सकते हैं इसको, थ्री डायमेंशनल के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज का कोई मोशन हो रहा है और मोशन की उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई एंगल बना रही है थीटा, मतलब चार्ज का जो मोशन हो रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब ये थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये कौन सा हो जाएगा, v sin थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, v
कोस थीटा। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के वो वाले कंपोनेंट के जो क्या है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये 90 डिग्री वाला कंपोनेंट कौन सा है, v sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, v sin थीटा। ठीक है, जब अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तब अपना आता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b sin थीटा। ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है कौन सा, k। जब अपन इस k की वैल्यू निकालते हैं यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो k की वैल्यू कितनी आती है 1, तो इसलिए अपन k को यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो फाइनल आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या आया किसी भी चार्ज के लिए जो किसमें है, मोशन में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है v वेलोसिटी और दूसरी कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है b मैग्नेटिक फील्ड। एक वेक्टर क्वांटिटी v वेलोसिटी, सेकंड क्या है b मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के साथ में एंगल कौन सा आ रहा है, साइन। तो अपना एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ए बी साइन थीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर अपन इसी इक्वेशन को वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे तो अपना वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या आ जाएगा, q v क्रॉस b, लेकिन कौन सी टर्म्स में अपन लिख रहे हैं इसको, वेक्टर टर्म्स में। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस क्या है आपके कि आपका ये जो फोर्स है ये जीरो कब कब होगा, मतलब F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये जीरो किस किस कंडीशन में होगा, तो फर्स्ट क्या हो सकता है कि अगर आपका चार्ज ही नहीं है, Q इक्वल टू जीरो होगा तो B आपका जो फोर्स है वो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो। अगर चार्ज ही नहीं है तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड V इक्वल टू जीरो। इफ v इक्वल टू जीरो, अगर v जीरो होगा तो भी आपका f कितना हो जाएगा, जीरो। अब v जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल किस पे, रेस्ट पे, चार्ज पार्टिकल किस पे, रेस्ट पे। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब भी स्टैटिक कंडीशन में होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ओनली कब लगता है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। ये यहाँ से इसका पता चल रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा इसका, जीरो। कब, जब वो रेस्ट पे होगा चार्ज पार्टिकल। थर्ड केस क्या है, b जीरो, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा कौन। ठीक है, तो अगर आपका b जीरो हो जाएगा तो उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि आपका f भी कितना हो गया, जीरो। लास्ट क्या है आपका फोर्थ, इफ साइन थीटा इज जीरो, साइन थीटा इज जीरो। और साइन थीटा आपका जीरो ओनली दो कंडीशन में होता है, कब कब होता है, जब आपका थीटा या तो कितना हो, जीरो, या फिर कितना हो, 180। थीटा इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, सही से देखना। ये आपका f, ये आपका b, ये आपका v, और ये आपका एंगल क्या है, थीटा। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब b की ये डायरेक्शन है, और थीटा जीरो हो गया मतलब v की भी ये डायरेक्शन है। v मतलब वेलोसिटी, मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। मतलब चार्ज पार्टिकल और आपका जो चार्ज, इसका चार्ज पार्टिकल का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो चार्ज पार्टिकल और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उस केस में आपका थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और थीटा जीरो हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो। तो F इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अपन देख सकते हैं फिर से कि अगर आपका साइन थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो आपका फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। और साइन थीटा जीरो कब होगा, एक तो जब थीटा कितना होगा, जीरो। सेकंड केस क्या है, थीटा इक्वल टू 180। थीटा इक्वल टू 180 का मतलब कि आपके ये थीटा कितना हो गया, 180। मतलब ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन किसकी है, आपकी वेलोसिटी, मतलब चार्ज पार्टिकल के मोशन की। तो जब ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की है तो ये डायरेक्शन उसके अपोजिट किसकी है, आपके चार्ज पार्टिकल के मोशन की। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अगर आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180, मतलब एंटी पैरेलल, और आपका फोर्स कितना हो जाएगा उसके ऊपर, जीरो। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल का मोशन, कंक्लूजन है ये, चार्ज पार्टिकल का मोशन अगर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड में, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा उस पार्टिकल के ऊपर, जीरो। मतलब उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल जब भी मोशन में है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अपन को क्या करना है कि अपन को अपने लेफ्ट हैंड को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है कि आपका जो थंब है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तब अब कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इफ
The forefinger is in the direction of magnetic field and the middle finger is in the direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है वही उधर ही आपके चार्ज का क्या हो रहा है? मोशन। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और इसको क्या बोल सकते हैं? करंट। तो तीनों एक ही चीज है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द फोरफिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and the middle finger is showing the direction of current, then the force, अब conclusion है, then the force will be shown by the direction of thumb, मतलब thumb आपका की force किसकी डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की। फिर से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लिया, थंब को, मिडिल फिंगर को और फोर फिंगर को। तो अगर फोर फिंगर कौन सी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड में। मिडिल फिंगर कौन सी डायरेक्शन में? करंट की, वेलोसिटी की। तब आपका थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे अपन कैसे निकाल सकते हैं इससे? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। इसके बाद में बात आती है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपन यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? ये आपका फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अपन क्या निकाल रहे हैं? ऐसा यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ से अपन B निकालते हैं, B इक्वल टू F डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा। यूनिट निकालनी है, यूनिट अपन बात करते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं? करंट। करंट मतलब उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इसको अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊँ इनवर्स में तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट हो गई, किसकी यूनिट हो गई? ऐसा यूनिट हो गई, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। कितनी आई? न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। इसको अपन जो आपके साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए अपने इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला। तो 1 टेस्ला आपका 1 न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 1 टेस्ला, इसकी क्या हो गई? यूनिट हो जाती है। यूनिट किसकी? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अपन मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे अपन एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन द चार्ज ऑफ 1 यूनिट कूलम which is moving with the velocity of 1 unit and which is moving परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को साइन थीटा को क्या करना है? 1 करना है। साइन थीटा 1 कब होता है? साइन 90 डिग्री पे। तो साइन 90 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा। तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 यूनिट कूलम विच इज मूविंग विद 1 यूनिट वेलोसिटी टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आपकी क्या निकलती है? डायमेंशन। किसकी डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ। B इक्वल टू क्या है? F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। F की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M1 L1 T-2। Q की डायमेंशन क्या होती है? Q क्या होता है आपका? चार्ज। I इक्वल टू क्या होता है आपका? Q अपॉन T। यहाँ से Q कितना निकल जाएगा आपका? IT। आई क्या होता है? करंट। करंट की डायमेंशन कितनी होती है? एम्पियर। और टाइम की कितनी होती है? कैपिटल टी। तो क्यू की डायमेंशन क्या होती है? ए टी। तो यहाँ पे क्यू की डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ मैं? ए टी। कुछ नहीं है तो 1 1। ऐसे ही वी क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एल कुछ नहीं है तो 1 टी माइनस 1। साइन थीटा क्या? एंगल। एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि टी यहाँ पे कितना है? +1। यहाँ पे कितना है? -1। कट हो गया। L यहाँ पे कितना? L1। और ऊपर भी कितना? L1। ये भी कट हो गया। जो बचा वो आपकी क्या है? डायमेंशन। क्या बची है आपकी डायमेंशन? M कितना बचा? 1। तो M1 L आई नहीं, T बचा कितना? -2। और A बचा कितना? A नीचे +1 है, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -1। तो M1 T-2 M-1। ये आपकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। किसकी डायमेंशन हो गई? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। इसके बाद अपने बात आती है फोर्स होता है लोरेंट्ज फोर्स। क्या होता है लोरेंट्ज फोर्स? अपन बात करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी रीजन में मोशन कर रहा है
उस रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। फिर से आपका चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में मोशन कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? दोनों, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो कंबाइंड टोटल फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो किसी रीजन में मोशन कर रहा है, तो जो टोटल फोर्स होता है उस टोटल फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का समेशन। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर? तो फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? क्यू ई वेक्टर। और ऐसे ही आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? अभी अपन ने पढ़ा कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी। टोटल फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। तो टोटल फोर्स F इक्वल टू क्या हो गया? एफ ई प्लस एफ बी। कितना हो जाएगा? क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्यू कॉमन आ रहा है तो आपका फाइनल F कितना हो गया? क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो ये आपके फाइनल इक्वेशन निकल गई किसके लिए? लॉरेंज फोर्स के लिए। लॉरेंज फोर्स क्या होता है आपका? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो टोटल फोर्स की आपकी इक्वेशन ये होती है। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह पे सेम। उसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो उसका जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगता है तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है। तो इसके लिए अपना देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि आपका बी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और वेलोसिटी, वो वाला कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर किसके है? मैग्नेटिक फील्ड के। ये तीनों आपस में एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि आपका जो फोर्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। फोर्स और वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अपन को ये काउंट होता है। तो फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे में क्या है? परपेंडिकुलर। फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, इसको और कैसे लिख सकते हैं? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही आपकी क्या होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे मैंने क्या लिखा? ds अपॉन dt। इससे और क्या लिख सकते हैं अपन इसी को? इसका मतलब आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके? ds के। ds मतलब आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब अपन बात करते हैं वर्क डन के फॉर्मूले की। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपना? एफ डी एस कोस थीटा। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब जो थीटा है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। जब वैल्यूज पुट करते हैं अपन यहाँ पे तो अपन क्या देखते हैं कि वर्क डन इक्वल टू एफ डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है? 0। तो अपना वर्क डन कितना हो गया? एफ डी एस इंटू 0, मतलब आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उसके ऊपर फोर्स तो लगता है, लेकिन जो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर करता है वो कितना होता है? 0। फिर से वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या? क्या हो सकता है? अब वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 है। इससे आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये आपकी क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि वर्क डन 0, वर्क डन 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? जो मोशन की वजह से होती है उसकी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब सारी चीज कांस्टेंट है, ओनली एक चीज वेरिएबल है, क्या? उसकी वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई आपका चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर वर्क डन 0। वर्क डन 0 मतलब उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब न तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी, न वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। अब वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा तो फिर फोर्स करेगा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ओनली क्या कर सकता है? उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फिर से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल की ओनली उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, ना तो इंक्रीज कर सकता है ना ही डिक्रीज।
यस अब अपना मेन टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो अपन बात करते हैं फोर्स की। किस टाइप से आपकी फोर्स की इक्वेशन है, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाता है, F इक्वल टू क्यू V B साइन थीटा। अब किस टाइप से आपका मोशन हो सकता है, ये डिपेंड है किसके ऊपर, डिपेंड है आपके एंगल के ऊपर, डिपेंड है थीटा के ऊपर। तो यहाँ से आपकी कंडीशंस निकलती है, कितनी कंडीशन निकलती है, 3 कंडीशन निकलती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, 3 केसेस आर पॉसिबल, 3 केसेस आर पॉसिबल। किसकी वजह से, थीटा की वजह से आपके 3 केस पॉसिबल हो रहे हैं। फर्स्ट केस आपका क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर आपका जो थीटा एंगल है वो कितना है, या तो 0 डिग्री है या फिर कितना है 180 डिग्री। अब अपन क्या देखते हैं कि थीटा अगर 0 हो जाता है तो F इक्वल टू, फर्स्ट इसमें A बात कर रहे हैं, थीटा कितना है 0, तो F कितना हो गया क्यू वी बी साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0, तो ओवरऑल आपका F कितना हो गया 0। एक और क्या कंडीशन होती है, इफ थीटा इक्वल टू 180, उस केस में भी साइन 180 भी कितना होता है 0, उस केस में भी आपका F कितना आ जाएगा 0। तो इन दोनों केस के अंदर क्या होगा कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो या तो कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड के एंटर कैसे होता है, या तो पैरेलल या फिर 180 डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे एंटर होता है, उसके एंटी पैरेलल। तो उन दोनों केसेस के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब वेलोसिटी तो चेंज वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि अभी अपन ने निकाला वर्क डन 0 है, और यहाँ पे तो फोर्स ही 0 हो गया। फोर्स ही 0 हो गया मतलब अगर चार्ज पार्टिकल, क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल एंटर होता है या फिर एंटी पैरेलल एंटर होता है, दोनों कंडीशन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे एंटर हुआ वैसे के वैसे अपने लाइन ऑफ फोर्स के से एग्जिट हो जाएगा, बिना टिल्ट हुए, बिना किसी एंगल पे मुड़े सीधा का सीधा चला जाएगा। ये तो आपकी फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस क्या है आपका, सेकेंड क्या केस है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपन फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, तो F इक्वल टू कितना आ गया क्यू वी बी, ये आपका फॉर्मूला निकला। तो इसका मतलब साइन जब 90 डिग्री होता है आपका, उस केस के अंदर आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स क्या होता है मैक्सिमम। अब अपन को पता है कि जो आपके मोशन की डायरेक्शन होती है, मोशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, आपका जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। किसके परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। इसके डायग्राम से अपन इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बार अपन मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे पॉसिबल होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि प्लेन के पैरेलल, ये जो बोर्ड का प्लेन है इसके अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है टुवर्ड्स राइट, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर मेरे को प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, वैसे ही जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे। ये देखो यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, प्लेन के इनवर्ड, इनवर्ड टू द प्लेन, मतलब जो आपके बी की डायरेक्शन हो कैसी है, इनवर्ड टू द प्लेन। और ऐसे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाना, आउटवर्ड टू द प्लेन बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा उस केस में, डॉट। तो जो डॉट बने हुए इनका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कैसा है, आउटवर्ड टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड टू प्लेन। ठीक है, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं वो कैसा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्ड टू द प्लेन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपके बोर्ड के अंदर की तरफ की उसकी डायरेक्शन है, इनवर्ड टू द प्लेन। अब अपन बात करें कोई चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, कैसे एंटर करेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा चार्ज पार्टिकल ने एंटर करा, ठीक है, ये मेरी जो डायरेक्शन है ये क्या है, आपके चार्ज पार्टिकल ने इसमें एंटर करा। अब होता क्या है कि इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो मेरे को क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मेरे को क्या पता है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन। किससे निकलता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट द
फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब मिडिल फिंगर को कौन सी पहले तो इन तीनों को स्ट्रेच कर दिया, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। अब सबसे पहले फोर फिंगर को कौन सी डायरेक्शन में कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की कर दिया। उसके बाद में मिडिल फिंगर को डायरेक्शन में कर दो उसकी मोशन की, करंट की डायरेक्शन में। अब करंट की डायरेक्शन का ऊपर, तो ये मिडिल फिंगर को क्या कर दिया मैंने, ऊपर की तरफ सेट कर दिया। फोर फिंगर का जा रही है अंदर, मिडिल फिंगर का जा रही है अपवर्ड, किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। अब आपका उस केस में जो थंब की डायरेक्शन होगी, वो थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगी, आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिधर थंब है। थंब किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब आपके लेफ्ट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो अब इसका मोशन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो अब इसका मोशन किधर होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, और फोर्स इसके ऊपर कंटिन्यूअस लग रहा है। अब किधर बेंड हुआ, ये टूवर्ड्स लेफ्ट बेंड हुआ, तो अभी कंटिन्यू क्या करेगा, बेंड होता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यू फोर्स लग रहा है। तो कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। किस किस के परपेंडिकुलर, बी तो वैसे भी परपेंडिकुलर आपका ऑलरेडी क्या जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है बोर्ड के। अपने को किससे मतलब है, इससे, वी से। फिर से देख लो, आपका ये जो थीटा 90 डिग्री एंगल है, किस किस के बीच में, आपके मोशन की डायरेक्शन के और बी के। तो बी तो ऑलरेडी क्या है, इनवर्ड टू द प्लेन। अब एक और क्या चीज बचती है, वी। तो अब जैसे ही इनिशियली इसके ऊपर फोर्स लगा, ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज। इस जगह पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड। ये जैसे ही थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो कंटिन्यू आपके मोशन की डायरेक्शन भी कंटिन्यू क्या होगी, चेंज, क्योंकि आपके कंटिन्यू फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है फ्लेमिंग के रूल से। मतलब मैग्नेटिक फोर्स इसको कंटिन्यू क्या करेगा, डिफ्लेक्ट। और कोई भी पार्टिकल कंटिन्यू डिफ्लेक्ट होता है, तो जो आपकी शेप बनता है, उस शेप को अपन क्या बोलते हैं, सर्कल। इसका मतलब अब इसका जो शेप होगा, वो शेप इसका कैसा हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में। तो अब ये यहाँ आया, अब इसके ऊपर फोर्स लगा, कंटिन्यू फोर्स लगा, तो जब मैं शेप बनाता हूं तो शेप कौन सा बनता है आपका, सर्कुलर शेप। तो मतलब अब ये क्या करेगा, सर्कुलर शेप के अंदर सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होगा, तो आपका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। क्यों, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा वी और बी के, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन तो हो गया, ठीक है। पर सर्कुलर मोशन के अंदर आपका, सर्कुलर मोशन करने के लिए अपन ने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए अपन को क्या चाहिए होती है, एक फोर्स चाहिए होता है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए अपन फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको याद होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपका फॉर्मूला कितना होता है, mv²/r। तो जो आपका फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कब एक्ट करता है ये, जब कोई भी बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है। कितना फॉर्मूला होता है, mv²/r। mv²/r, r क्या है, ये एक सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस है वो अपन एज्यूम कर ली, वो कितनी है, r। तो ये आपका mv²/r। और अब फोर्स है, तो कोई ना कोई तो इस फोर्स को दे रहा होगा। अब अपने यहाँ पे तो एक ही फोर्स है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब आपका चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। और वो जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना, mv²/r, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स कितना है आपका, QVB। तो mv²/r किसके इक्वल हो गया, QVB। यहाँ से अपन ये v² से v कैंसिल हो गया, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, r की। कितनी निकल जाती है, mv/QB। तो अपन को क्या मिल गई, रेडियस मिल गई कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल जिसका मास कितना है m, चार्ज उसके ऊपर चार्ज कितना है q, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है b, और जिस वेलोसिटी से एंटर हो रहा है वो कितनी है v, तो उस केस में वो जिस सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, r। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि r क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v के। इससे क्या पता चलता है कि अगर चार्ज पार्टिकल एकदम फास्ट स्पीड से एंटर होता है, तो वो जिस सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा। और अगर जिस वेलोसिटी से एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर, अगर वो वेलोसिटी कम होती है, तो वो जिस सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, कम। अब अपन को क्या पता चल गई, रेडियस पता चल गई। अब अपन देखते हैं कि वो जैसे एंटर हुआ, उसने सर्कुलर मोशन में एक मोशन करा, तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो लगा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड निकालता हूँ, तो आपके टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला होता है आपका, सर्कमफेरेंस
डिवाइड बाय आपकी वेलोसिटी, सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। टाइम पीरियड मेरे को निकालना है, कितना हो जाएगा टाइम पीरियड यहाँ पे t, कितना होगा सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। सर्कमफेरेंस किसके अंदर घूम रहा है, सर्कल में, सर्कमफेरेंस कितनी होगी आपकी 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी होगी उसकी v। यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 2π डिवाइड बाय v मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कितनी है mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। तो यहाँ से मेरा टाइम पीरियड कितना निकल गया, t इक्वल टू v से v कैंसिल हो गया, कितना बचा 2πm डिवाइड बाय qb। ये मेरा क्या निकल गया कि कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसकी जो रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना निकल गया 2πm। अब टाइम पीरियड का निकल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन दिस, तो आपका फाइनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का QB अपॉन 2πm। तो ये आपके फॉर्मूला किसका निकल गया, फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, क्या नोट करने वाली बात है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे देखो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, v नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि आपके कोई भी फॉर एग्जांपल दो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट या सेकंड, दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है आपकी b। दोनों के अंदर अलग अलग पार्टिकल एंटर हो रहे हैं, पहला हो रहा है v1 वेलोसिटी से, दूसरा हो रहा है v2 वेलोसिटी से, और गिवन कंडीशन है कि v1 क्या है, ज्यादा है किससे, v2 वेलोसिटी से। उस केस में आपसे पूछा गया कि दोनों का टाइम पीरियड कितना होगा, क्या दोनों का टाइम पीरियड फर्स्ट का ज्यादा होगा या फिर सेकंड का ज्यादा होगा, या दोनों का सेम होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आपकी टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी की टर्म ही नहीं आती है। इसका मतलब चाहे पार्टिकल क्या करे, फास्ट स्पीड से एंटर करे या फिर लो स्पीड से एंटर करे, दोनों केस के अंदर उसका जो टाइम पीरियड क्या होगा वो क्या होगा, सेम। तो फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा रेडियस पे, कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फर्स्ट पार्टिकल, अगर फॉर एग्जांपल v1 ज्यादा है तो v1 के केस में फर्स्ट पार्टिकल का जो वो सर्कुलर मोशन होगा उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा, और अगर v2 कम है तो सेकंड पार्टिकल की रेडियस क्या होगी, कम। तो ऑब्वियसली बात है जो ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होने से उसको टाइम उतना ही लगेगा जितने किसको लगेगा, कम को। फिर से रेडियस वाले फॉर्मूला में रेडियस किस पे प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ज्यादा तो उसकी मोशन की रेडियस ज्यादा, और अगर वेलोसिटी कम तो रेडियस भी कम। ऐसे ही टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। यस, आपका जो थर्ड केस होता है वो क्या होता है कि व्हेन द v मेक्स आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल आपका अगर इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन के अंदर आपका क्या है, फील्ड है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना होके कौन कौन से केस पड़े अपन ने, फर्स्ट क्या था 0 डिग्री 180 डिग्री, वो भी नहीं है। सेकंड क्या है 90 डिग्री, वो भी नहीं है। अगर किसी डिफरेंट एंगल पे आती है, मतलब 0 90 के बीच में, उस केस के अंदर आपके जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, किसका, चार्ज पार्टिकल का, वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है कि एंगल बना रही है थीटा, किससे, आपके फील्ड से। अब एंगल बना रही है थीटा तो ऑब्वियसली बात है उसके क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो जो जिस एक्सिस से बना रही है वो कौन सा हो जाता है, v cos थीटा, मतलब पैरेलल कंपोनेंट, और ऐसे ही आपका जो उसके अपोजिट वाला कितना हो जाएगा, v sin थीटा, मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि ये दोनों आपके जो कंपोनेंट है करेंगे तो करेंगे क्या। तो अपन क्या देखते हैं कि v cos थीटा, v cos थीटा, फर्स्ट अपन बात करते हैं v cos थीटा, मतलब पैरेलल जो कंपोनेंट है वो पैरेलल कंपोनेंट आपका क्या करेगा, पैरेलल कंपोनेंट कितना है, v cos थीटा। v cos थीटा अपन देखते हैं कि क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मतलब आपका यहाँ पे इस केस में एंगल कितना हो गया, 0। और जब भी आपका एंगल 0 होता है तो आपका फोर्स कितना होता है, QVB साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 0, साइन 0, मतलब आपका फोर्स कितना हो गया, 0। इस केस के अंदर आपका जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड, और अनअफेक्टेड हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल किधर, इस पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से किधर जाना चाहेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। तो एक तो मिल गया कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मोशन कैसा होगा पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे अपन बात करते हैं सेकंड, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये क्या करेगा, ये कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कितना होता है, QVB साइन
थीटा। थीटा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब आपका फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी। इसका मतलब क्या है, फोर्स लगेगा क्योंकि निकल रहा है। तो इस केस में वो जो आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट करेगा। अभी अपन ने पढ़ा है। और डिफ्लेक्ट करके कंटिन्यू क्या रहना चाहेगा, उसको सर्कुलर पाथ में मोशन करवाना चाहेगा। तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये क्या करेगा, इसको चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो मोशन कैसा, ये जो है इसका कैसा मोशन करवाएगा, मोशन विल बी ऑफ सर्कुलर पाथ। कौन से पाथ में मोशन करना चाहेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन करना चाहेगा। कौन, चार्ज पार्टिकल। किसकी वजह से, परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर के ऊपर फोर्स लग रहा है। अभी अपन को पता है कि 0 डिग्री के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता, तो अलोंग द फील्ड जाना चाहेगा। और परपेंडिकुलर अभी अपन ने बात करी कि परपेंडिकुलर उसको कैसा करेगा, घुमाना चाहेगा। कैसे, सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ यहाँ पे कौन कौन सा प्लेन होगा, बी का तो होगा नहीं, कौन सा प्लेन होगा आपका, वाई जेड प्लेन। ये वाई और ये आपका कौन सा प्लेन है, जेड। तो वो क्या करेगा, उसको वाई जेड प्लेन के अंदर ओनली क्या करना चाहेगा, ये जो मैं मार्कर घुमा रहा हूँ इस प्लेन के अंदर, उसको क्या करना चाहेगा, वो चार्ज पार्टिकल को मोशन। अब दोनों फील्ड लग रहे हैं आपके, दोनों डायरेक्शन लग रही है वेलोसिटी की, परपेंडिकुलर भी जा रही है और पैरेलल भी जा रही है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा पैरेलल का और इसका परपेंडिकुलर का। अब अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे एक मोशन बनाते हैं। मोशन क्या है आपका, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इसको इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या कर रहा है, आगे ले जा रहा है। और परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, सर्कुलर घुमा रहा है। मतलब उसको क्या करना है, आगे भी बढ़ना है, सर्कुलर भी घूमना है। अब आगे भी बढ़ना होता है किसी चीज को, सर्कुलर भी करना है, तो आपका मोशन कैसा होगा, अपन यहाँ पे देखते हैं मार्कर को, इसको आगे भी जाना है, सर्कुलर भी घूमना है। मतलब ये आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, तो आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, तो ये वाला इसका मोशन होता है। और ये वाला मोशन किसका होता है, हेलिक्स का मोशन होता है। इस मोशन को कौन सा बोलते हैं, हेलिक्स मोशन। तो एक बार अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो क्या देखता हूँ कि इसको अब यहाँ से इसको आगे भी जाना है और घूमना भी है। तो ये देखो, ये इसका मोशन हो रहा है कि ये आगे भी बढ़ रहा है और उसका मोशन भी कौन सा है, सर्कुलर मोशन है। तो ये वाला मोशन बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, पाथ। किसका बनेगा पाथ, जब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा सा एंटर होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का रिजल्टेंट, जो कि क्या होगा, एक हेलिक्स का मोशन, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक उसकी, अपन को पता है अब उसकी रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कितनी होती है उसकी, अब रेडियस किसकी, सर्कुलर पाथ की। सर्कुलर पाथ में किसकी वजह से आ रहा है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। लेकिन वी क्या है, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट उसको सर्कुलर पाथ में मोशन करवा रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है आपका, साइन थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह कौन सा कंपोनेंट आएगा उसका, वी साइन थीटा। तो ये तो हो गई क्या उसकी रेडियस। अब अपन टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। वी कौन सा, वी परपेंडिकुलर कौन सा है, वी साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपका कितना है आपका, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू बी मल्टीप्लाई बाय वी टी। वी टी कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी साइन थीटा। तो ये कट गया आपका वी साइन थीटा से, ये कट हो गया। फाइनल आपका टाइम पीरियड कितना बचा, 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। तो इस केस में आपका ये क्या हो गया, टाइम पीरियड, और ये क्या हो गया उसकी रेडियस। अब ये तो टाइम पीरियड हो गया किसका, एक रिवोल्यूशन का, किसका, हेलिक्स के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। और ये क्या हो गई उसकी रेडियस। रेडियस मतलब आपकी यहाँ से लेके ये जो उसकी डिस्टेंस है, ये उसकी क्या हो गई रेडियस। एक और चीज होती है, अब आपका ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। अब कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो अपन क्या देखते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ा। एक रिवोल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल का जितना हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, पिच। फिर से सुन लो, इन वन रिवोल्यूशन या फिर इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड जब कंप्लीट, उसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ के कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, उसमें वो कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच कैसे निकालेंगे अपन, पिच वाले पिच क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वन रिवोल्यूशन। तो पिच PIT, पिच आपकी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसकी वजह से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल कितना है, v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अभी अपन ने निकाला टाइम पीरियड कितना है आपका, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो फाइनल आपका ये कितना निकल गया, 2 पाई m
v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये अपने क्या निकल गए तीनों केस। फिर से देख लो, अभी अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कैसे मोशन पॉसिबल है। फर्स्ट, ये तो आपका चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करे, पैरेलल मतलब 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, उस केस में कोई इफेक्ट नहीं करता, वो सीधा चले जाता है। सेकंड क्या होता है, 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में क्या होता है, कंटिन्यूस उसके ऊपर फोर्स लगता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अपन उसको निकालते हैं और उसका कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन की वजह से जो मोशन होता है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। थर्ड क्या होता है, किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे आए, अब आर्बिट्रेरी एंगल पे आ रहा है तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो। एक तो उसको कहा ले जाना चाहेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एक का ले जाना चाहेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मोशन। अब दोनों उसको मोशन करने हैं, आगे भी बढ़ना है, सर्कुलर मोशन भी करना है, तो जो रिजल्टेंट मोशन आपका होता है वो कौन सा होता है, हेलिक्स वाला। ठीक है, वहां पे अपन रेडियस निकालते हैं, कौन सा वाला कंपोनेंट आपका मोशन करा रहा है सर्कुलर, उसकी v sin थीटा, उसके बेसिस पे रेडियंस निकली, टाइम पीरियड निकला। और एक और अपन क्या निकालते हैं, पिच। पिच क्या होती है कि एक टाइम पीरियड के अंदर कितना वो एक्स एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, वो कितना हो जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, तो उसकी क्या निकल जाती है, पिच की डिस्टेंस। ठीक है, थैंक यू।